हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रश्मि। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एसिड एंड बेसिस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ओके, दीज एमसीक्यूज आर वेरी सेलेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, which one of the following have +6 ऑक्सीडेशन स्टेट? ओके, इसमें से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, इन चारों में से हम एक एक को सॉल्व करके देख लेंगे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है MnO4। ओके, तो देखते हैं Mn के लिए हम लोग जो है ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं कितना है, X है। ठीक है, प्लस अब O4 कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, तो 4 को यहाँ पे हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू यहाँ पे एक चार्ज है, वो भी कैसा, -1। न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे इसकी तरह न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता तो हम यहाँ पे 0 लिख देते, बट यहाँ पे एक चार्ज है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, x -4 2 8 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आती है, जब इसको सॉल्व करेंगे 8 इधर जाएगा, -8 तो +8 हो जाएगा, +8 से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +7। तो Mn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +7। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, CrCN6 3-। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी। तो क्रोमियम का हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं, X है। ओके, Cn के कितने मॉलिक्यूल्स है, 6, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6। और Cn पे कितना चार्ज होता है, Cn पे -1 चार्ज होता है, तो हम यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे -1। ओके, अब बाकी तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी कितना चार्ज दिया हुआ है, -3, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -3। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना सभी को आता होगा, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आएगा, -6 इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। -6 इधर जाएगा, +6 हो जाएगा, +6 में से -3 करेंगे तो +3 आएगा। ओके, तो दैट मीन्स कि ये ऑप्शन बी भी क्या होगा, नहीं होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि +3 आया। हमें क्या पता करना है, +6। ठीक है, इसी तरह से NiF6 2- है, तो Ni का हम x मान लेते हैं। ठीक है, प्लस कितने फ्लोरीन के मॉलिक्यूल है, 6, तो 6 लिख लेंगे। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है, -1 होता है, इसमें एक चार्ज होता है, तो यहाँ पे -1 लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी क्या है, -2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -2। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और इधर -2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इधर जाएगा, +6। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा कितना आएगा, +4, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत। अब एक ऑप्शन और बचा, उसे भी चेक कर लेते हैं, CrO2 Cl2। तो Cr का हम लोग क्या मान लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट X। कितने ऑक्सीजन है, 2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1, प्लस कितने क्लोरीन है, 2, क्लोरीन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, -1। क्लोरीन पे भी क्या होता है चार्ज, -1 ही होता है, इक्वल्स टू इस पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -2 और ये भी कितना हो जाएगा, -2। सॉरी, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी हमने बताया -2 होगा, यहाँ पे पता नहीं क्यों 1 लिख गया, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, मैं इसको फिर से बता देती हूँ, x प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, प्लस 2 यहाँ पे -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4, यानी कि -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और जब इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, +6।
ओके, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 आया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो हमारा पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड क्या होता है, आपने पढ़ा होगा HSAB प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको पियर्सन ने दिया है। ठीक है, पियर्सन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही ये HSAB प्रिंसिपल दिया हुआ है। HSAB मतलब क्या हो गया, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। ठीक है, इन्होंने ये जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, यहीं से ये टर्म आया हुआ है सॉफ्ट एसिड। तो सॉफ्ट एसिड होते क्या हैं और उसके साथ साथ हार्ड एसिड क्या होते हैं, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं आगे, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड होते क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सॉफ्ट एसिड। यहाँ पे लिख लिया सॉफ्ट एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल ही बता देते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो जानना भी जरूरी है। जल्दी समझ में आता तो नहीं है टॉपिक, फिर भी आप देख सकते हैं सॉफ्ट एसिड, और इधर आप लिख लीजिए सॉफ्ट बेस। ओके, सॉफ्ट बेस हो गया और यहाँ पे सॉफ्ट एसिड हो गया। होता क्या है सॉफ्ट एसिड, तो पहली चीज की जो सॉफ्ट एसिड होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं जो क्या होते हैं इजीली, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप उनको याद रखेंगे, ये क्या होते हैं इजीली पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, इजीली पोलराइज हो जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, लार्ज साइज मेटल्स जो होते हैं वही क्या होते हैं सॉफ्ट एसिड्स होते हैं। जनरली जो ग्रुप डी के लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 25 के बाद से जो होंगे वो जनरली लार्ज मेटल्स में ही आते हैं। उसके बाद जितने भी मेटल्स आएंगे लार्ज मेटल्स आएंगे। ठीक है, लार्ज साइज होने के लिए क्या चाहिए, हमें लो पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ऐसा नहीं कि मेटल ले लिया उस पर प्लस चार्ज ज्यादा है तो उसकी साइज क्या होगी, छोटी हो जाएगी। कोई अगर मेटल है उस पर हम प्लस चार्ज बढ़ाते जाए, मान लीजिए +5 चार्ज है तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। +5 का मतलब क्या हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साइज क्या होती है, स्मॉल होती जाती है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में जो M यानी कि जो मेटल न्यूट्रल मेटल होगा उसकी साइज बड़ी होगी, इसकी साइज छोटी होगी। तो यहाँ पे उसके लिए साइज छोटी हो उसके लिए क्या चाहिए, लो पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, ये जो है सॉफ्ट एसिड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है इसका। ठीक है, भले कितने भी इसमें से चार्ज निकल जाए बट ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं अटेंड करते, डू नॉट अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल्स जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर एंड Cu+, Ag+, ठीक है, Au+ यानी कि गोल्ड, मरकरी हो गया प्लस, मरकरी Ag2+ हो गया। ओके, लाइक Cd2+, कैडमियम होता है, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम भी क्या होता है, प्लेटिनम भी होता है लार्ज साइज मेटल ही होता है, Pt2+ होता है, Pt4+ के फॉर्म में होता है, ज्यादा से ज्यादा 4+ तक जाएगा। ठीक है, इससे आगे जाएगा तो वो सॉफ्ट एसिड नहीं कहलाएगा। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका जो है वो है BH3। इसको याद रखेंगे, जो BH3 होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट एसिड होता है। ठीक है, और हो गया जैसे आयोडीन प्लस, Br+, ये सब क्या है, सॉफ्ट एसिड्स हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। ये बोला गया हार्ड एसिड भी देख लेते हैं। ठीक है, हार्ड एसिड, हार्ड एसिड जो है जस्ट इसका अपोजिट होगा किसके, सॉफ्ट एसिड के।
डिफिकल्ट टू पोलराइज, क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टू पोलराइज। और दूसरी चीज स्मॉल साइज मेटल, कैसे होंगे, स्मॉल साइज मेटल। और क्या प्रॉपर्टी होगी इनकी, हाई पॉजिटिव चार्ज, हाई पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे कि एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सारे क्या होते हैं, स्मॉल साइज मेटल होते हैं। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में जो भी मेटल्स होते हैं वो स्मॉल साइज होते हैं, राइट साइड में जनरली क्या होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। हमने पढ़ा भी है पीरियोडिक टेबल में साइज लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होती है, इंक्रीज ही होती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे सोडियम आयन, सोडियम आयन, अब यहाँ से अगर हम देखिए प्लस एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल जाता है तो क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है, ठीक है। इसी तरह है पोटेशियम आयन हो गया, Mg2+ हो गया, Ce2+ हो गया, ओके। और भी बहुत सारे हैं जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सॉफ्ट हार्ड एसिड ही होंगे, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन आयन हो गया, ये भी क्या है, ये भी हार्ड एसिड है, ओके। और कुछ जैसे कि I, यहाँ पे I+ था ना, अगर यहाँ पे I+7 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड एसिड हो जाएगा, ठीक है। Br+7 कर दे तो ये भी क्या हो जाएगा, हार्ड एसिड हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जैसे कि BF3 हो गया, ठीक है, याद रखेंगे BF3 क्या होता है, हार्ड एसिड होता है। BCl3 भी क्या होता है, हार्ड एसिड होता है। SO3 हो गया, ये भी क्या होता है, हार्ड एसिड होता है। ये सारे मॉलिक्यूल्स हार्ड एसिड्स होते हैं। तो सॉफ्ट एसिड क्या होता है, हार्ड एसिड क्या होता है, कि आप याद रखेंगे। अब सॉफ्ट बेस की बात करें तो इसमें दो प्रॉपर्टीज ही याद रखनी, ज्यादा नहीं याद रखनी है, कि सॉफ्ट है तो क्या होगा, ये भी इजिली पोलराइज होगा, ओके। और दूसरी चीज ये हो जाएगी कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, ये मेन प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखेंगे। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो एटम होते हैं वो सॉफ्ट बेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्राइड आयन हो गया, CO हो गया, I-, Br-, ओके, HCN-, CN-, H2-, ये सारे जो हो गए सॉफ्ट बेस हो गए। और अगर यहीं पे हम हार्ड बेस देखें तो क्या हो जाएगा, हार्ड बेस की बात करें तो जो हार्ड बेस है वो हो जाएगा आपका जस्ट उसका अपोजिट, जिसकी क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड बेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई मॉलिक्यूल हो जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इंक्लूडिंग होगा उसमें, तो वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ही होंगे बेस, ठीक है। जैसे NH3 हो गया, कार्बोनेट आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, Cl-, F-, ओके, CnO4- हो गया, एसीटेट आयन हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हार्ड एसिड्स हो जाएंगे, नाइट्रेट आयन हो गए। तो ये सारी चीजें ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे, हार्ड एसिड और हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस। और एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो सॉफ्ट एसिड होता है वो सॉफ्ट बेस के साथ ही कंबाइन करेगा, या हार्ड एसिड जो होगा वो हार्ड बेस के साथ ही क्या करेगा, कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस लेते हैं या हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो कंपाउंड बनेगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं MgOH होल ट्वाइस, अब बताइए कौन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, कैसे पता करेंगे। Mg को अगर देखें तो ये किस फॉर्म में आता है, Mg2+, OH किस फॉर्म में आएगा, OH-। तो Mg2+ क्या है, Mg2+, यहाँ एग्जांपल में देखिए हमने लिखा है कहीं Mg2+, ये क्या है, हार्ड एसिड है। और OH- क्या है, OH- क्या है, हार्ड बेस है, ठीक है। तो हार्ड एसिड हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन तो पाया जाता है, यानी कि
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर ये पे हम लिख दे MgS, MgS में Mg2+ क्या है, ये एक हार्ड एसिड है, और जो S है किस फॉर्म में, S2-, S2- हमने अभी आपको बताया कि ये क्या है, सॉफ्ट बेस है। क्या है ये, सॉफ्ट बेस। और हमने बताया कि हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, यानी कि ऐसा कोई कंपाउंड नहीं पाया जाता है। आपने देखा होगा मैग्नीशियम सल्फाइड नाम का कोई कंपाउंड नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये थ्योरी हमें यही बताती है कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे और कौन से कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जितने भी सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेस, हार्ड बेस है, ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद कर लेंगे। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इस थ्योरी से रिलेटेड छोटी सी थ्योरी है, शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है, ओके। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, सॉफ्ट एसिड पूछा आपसे, सॉफ्ट एसिड इसमें से कौन है, GaCl3 क्या हो जाएगा, Ga3+, गैलियम, गैलियम राइट साइड में होता है ना पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लार्ज मेटल, ठीक है। और ये +5 के अंदर ही चार्ज है इसका, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, सॉफ्ट एसिड है, ठीक है। BF3 हमने आपको बताया ये कैसा एसिड है, हार्ड एसिड है, ठीक है। SO3 भी हमने क्या बताया, हार्ड एसिड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो सेकंड वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए, GaCl3, गैलियम ट्राइक्लोराइड, ओके, सॉफ्ट एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, HCN act as very weak acid in aqueous medium whereas it act as strong acid in liquid ammonia, ठीक है। लिक्विड अमोनिया में जो HCN है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और अगर इसको हम एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर में डालते हैं तो ये किसकी तरह काम करता है, वीक एसिड की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो प्रोटॉन एफिनिटी होती है अमोनिया की, ये ज्यादा होती है, और वो किससे, वाटर से, ठीक है। इसलिए HCN जो होता है यहाँ पे क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड एसिड, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड एसिड। हार्ड एसिड के लिए हमने क्या बताया था, स्मॉल साइज मेटल, ठीक है, स्मॉल साइज मेटल। तो स्मॉल साइज मेटल इसमें से कौन है, लिथियम आयन, कॉपर आयन, Ag आयन, Au+ आयन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, लार्ज मेटल है। लिथियम क्या है, स्मॉल मेटल है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है, ए। लिथियम आयन क्या हो जाएगा, हार्ड एसिड। जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एक तरीके से कहा जाए, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हार्ड एसिड ही बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ, द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे एक शॉर्ट में आप देख लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलिए, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिसका, इसको आप नोट कर लें, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ए से बी मान लो रिएक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, और ये ए का ऑक्सीडेशन क्या होगा, अरे एक ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जाने पे बढ़ेगा। यहाँ पे मान लो +1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 +3 या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, ठीक है।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, घटता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ए से बी हो रहा है प्रोसेस, प्रोसेस कौन सा होगा यहाँ पे, रिडक्शन होगा। ठीक है, यानी कि ए अगर यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया यहाँ पे, डिक्रीज हो गया। तो यानी जो ए है यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। प्रोसेस कौन सा होगा, रिडक्शन, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ए का क्या होता है, यहाँ पे घटता है। ठीक है, तो अब एक चीज पूछा है इसमें से कि ऐसा इसमें से कौन सा है जिस जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वही काम करेगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सल्फर ही है, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 होता है। ठीक है, तो ये +6 से +7 तो नहीं जा सकता। ठीक है, ये +5 जा सकता है, +4 हो सकता है, +3 हो सकता है, 6 से नीचे जाएगा पर 6 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये 6 क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये नीचे नहीं जा सकता, यानी ये फिर इसका रिडक्शन नहीं हो सकता, यानी ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे इसको निकालेंगे, तो देख लेते हैं निकाल के। जैसे कि NO2 है, NO2 को ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा, N का मान लिया X है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 2 लिख लिया, और ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, तो यहाँ से जो नाइट्रोजन है उसका आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +4। अब जो नाइट्रोजन होता है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +5 होता है। तो यहाँ पे कितना आया, 4, तो यानी 4 से ये +5 में भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 5 है। +3 में भी जा सकता है, +2 में भी जा सकता है। ठीक है, +5 में घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम वो करेगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों की तरह काम कर सकता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड पे आते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो मान लो ये X है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 2 2 4, यहाँ पे -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। ठीक है, और सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, तो यानी +4 से +6 जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि +3 में भी जाएगा, +2 में भी जाएगा। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे हमें रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से कार्बन का निकालेंगे तो X -4 इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +4। कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +4। ठीक है, तो ये तो +4 हो गया, ये +4 से ज्यादा नहीं जा सकता, इससे कम जा सकता है पर ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि यही इसका मैक्सिमम है। यानी कि ये ऐसा है ऑक्साइड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है, क्योंकि बढ़ेगा ही नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसलिए ये काम नहीं करेगा। अब जैसे ClO2 है, इसका भी देख ही लेते हैं। Cl का कितना हो गया, X, ऑक्सीजन यहाँ पे मान लिया 4 है, 0, X इज इक्वल टू +4। ठीक है, और Cl का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7, तो 4 से +7 तो जा ही सकता है, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। सिर्फ कौन नहीं कर सकता, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि इन द रिएक्शन I2 + I- gives I3-, लुईस बेस कौन है इसमें, लुईस बेस कौन है, आपने लुईस एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, लुईस क्या होता है, लुईस एक होता है लुईस एसिड और एक होता है लुईस बेस। ठीक है, तो लुईस एसिड्स कौन से होते हैं, मॉलिक्यूल हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट
ठीक है, जैसे कि AlCl3 हो गया, BF3 हो गया। ठीक है, अगर आप इनका निकालेंगे तो यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं आउटर शेल में। बॉन्डिंग के बाद भी ये भी क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, दूसरे जैसे कि कैटायंस हो गए, ये भी क्या कहलाएंगे कैटायंस भी, लाइक सोडियम आयन ले लो या कोई भी आयंस कैटायंस ले लो। ठीक है, लिथियम आयन ले लो, ये सब लुईस एसिड होते हैं। ओके, और लुईस बेस में आ जाएगा जैसे कि एनायंस हो गए। ठीक है, चाहे Cl माइनस ले लो, H माइनस ले लो, ये सारे क्या हो जाएंगे लुईस बेस हो जाएंगे। ठीक है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी लुईस बेस होते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि NH3, ये भी क्या होते हैं लुईस बेस कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने शॉर्ट में बताने की कोशिश की आपको। तो लुईस बेस, अब इन दोनों में जो एनायन होगा वही क्या होगा लुईस बेस होगा। तो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, I माइनस यहाँ पे क्या है लुईस बेस है। ओके, इन्हीं दोनों में से बताना, या तो इसमें से बताएंगे या तो इसमें से बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड विच इज लीस्ट बेसिक। कंपाउंड विच इज लीस्ट बेसिक मतलब क्या है, सबसे कम बेसिक है। इसमें ऐसा कौन सा कंपाउंड है। एक चीज मैं बता दूं आपको, बेसिक जो बेसिक नेचर होता है कंपाउंड का, ये होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी कम होगी उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो बेसिक नेचर क्या होगा सबसे कम होगा। तो सबसे कम बेसिक वही होगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी ज्यादा होगी। तो इन सब में हम देख लेते हैं किसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन तो सब में सेम है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। फिर यहाँ पे कौन है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है, फिर कौन है ऑक्सीजन है। तो फ्लोरीन के पास से ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास से नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन। तो ये जो F जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उसका बेसिक नेचर क्या होगा सबसे कम होगा, यानी कि वो क्या होगा लीस्ट बेसिक होगा। तो हमारा सातवें का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ए, यानी कि NF3। NF3 का जो NF3 जो होगा वो क्या होगा लीस्ट बेसिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 8, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन BaH2PO4 इज। यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। लिख लेते हैं बेरियम, बेरियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 2 होता है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे होल में है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। प्लस फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 1 है तो यहाँ पे 2 का होल है, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं 2x। प्लस कितने ऑक्सीजन है 2 ये और 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए 4। कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसलिए इधर 0, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 6 आ जाएगा, प्लस 2x -4 2 8। ठीक है, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर भेजेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, या +1। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 इन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल मीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। MnO4 माइनस कहाँ से आता है, MnO4 माइनस से आता है। ठीक है, जब ये किसमें ब्रेक हो जाएगा MnO4 माइनस में। अब देख लेते हैं इसको हम सॉल्व करके क्या होगा जब MnO4 माइनस को एसिडिक मीडियम में डालेंगे। ठीक है, इस MnO4 माइनस को जब हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है Mn2 प्लस में। ठीक है, और जब इसको हम बेसिक मीडियम में डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। ठीक है, और जब इसको न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं तो भी ये किस में कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है, अगर हाईली बेसिक मीडियम है, हाईली बेसिक मीडियम है तो ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4 माइनस में। सिंस यहाँ पे सिर्फ बेसिक लिखा हुआ है तो हम ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे हाईली बेसिक वाला। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो जो यहाँ पे KMnO4 होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 158। ठीक है, तो हम इसको लेके चलेंगे। और अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंस देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जो कि आप निकालना आता है, निकालेंगे तो यहाँ पे इसका आएगा +7 और यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 7 और 2 माइनस करें कितना आएगा 5। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंस कितना है 5। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो +4 आएगा। ठीक है, इसका भी कितना आएगा +4। तो इसके लिए डिफरेंस कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो +3। यहाँ पे भी इसका भी कितना आएगा +3। अब निकाल के देख लेते हैं यहाँ पे एसिडिक मीडियम में क्या होगा और बेसिक मीडियम में क्या होगा और न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा। एटॉमिक मास यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एटॉमिक मास सबका सेम ही होगा। KMnO4 का सॉरी, ये माइनस नहीं यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने M लिख दिया मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि सबका सेम है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में। एसिडिक मीडियम में कितना है 5 है, जो हमने डिफरेंस निकाला है। बेसिक मीडियम में 3 है और न्यूट्रल मीडियम में कितना है 3 है। तो जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3/15 हो जाएगा और इसका निकालेंगे तो कितना जाएगा, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये एलसीएम ले लेंगे, इसका 15 आ जाएगा। तो 15 में अगर हम 5 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो 3 का 5 में करेंगे तो 5 आएगा और 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो ये रेशियो इसका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3:5/5 यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ये तो आपको कैलकुलेट करना आता ही होगा। ठीक है, ओके, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तब ना रेशियो निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि जो है हार्ड लुईस बेसेस आर दोस इन विच द डोनर एटम्स हैव। अभी हमने आपको बताया था ना हार्ड एसिड के बारे में कि हार्ड एसिड जो लुईस बेस होता है या बेस कह लीजिए, हार्ड बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। हार्ड बेस की प्रॉपर्टी यही होती है कि पोलराइजेशन लो होता है, लो पोलराइजेशन, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हाई होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है उसकी हाई होता है। तो इसका और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन SO2 is passed through an acidified solution of potassium dichromate, the oxidation state of sulfur changes from। इसको जब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में डालते हैं तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो चेंज हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेंगे कितना आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर का यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 4। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका आएगा +4 और इसका हम यहाँ सल्फर का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 6 यानी कि +6। तो किसमें से किसमें चेंज हुआ, +4 से +6 में चेंज हुआ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, +4 से +6 में जाता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज इज बेस। ओके, विच ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज इज बेस। अभी हमने आपको बताया था इसके बारे में कि जो बेस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, तो अब यहाँ पे या ये भी कह सकते हैं कि जो एसिड होता है वो डायरेक्ट, एसिड कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के। ठीक है, तो आप दोनों से निकाल सकते हैं। तो जो ज्यादा एसिडिक होगा वो क्या होगा, जो सबसे कम एसिडिक होगा वही क्या होगा हमारा बेस होगा। या हम कह सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम पाई जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ सबसे ज्यादा पाई जाएगी वही हमारा क्या होगा बेस होगा। ठीक है,
सॉरी, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम पाई जाएगी वही हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो अगर हम ऑक्सीजन के बेसिस पे ही निकाल लें, जितने ज्यादा ऑक्सीजन होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे कम है, तो यहाँ पे बेसिक नेचर इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। बाकी 100 में 2 ऑक्सीजन, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है यहाँ पे, मिला सारे को अगर हम जोड़े तो। ठीक है, और अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर से निकालना चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकालेंगे आप, तो देखेंगे कि इसका, इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम आएगा, कितना आएगा, +2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका +4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे +6 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, +7 आएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, क्योंकि एसिडिक नेचर ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और जो MnO है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। क्लियर है? तो 11th का जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस रिड्यूसेस सिल्वर नाइट्रेट टू सिल्वर मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, H3PO3 जो होता है ये ऐसा ऑक्सी एसिड है फास्फोरस का जो कि सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर मेटल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड इज। लैंथेनाइड्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, +3 जो होता है ये लैंथेनाइड का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। ठीक है, तो आप इसमें से बताएंगे सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। आप यहाँ पे देख लेंगे जिसका ऑक्सीडेशन, आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल के कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू भी कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट पता होता है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ClO3OH का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कितना आ जाएगा, Cl का मान लिया X, 3 ऑक्सीजन है, -2 चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है, -2 लिख लेंगे, और ये +1 फॉर हाइड्रोजन। तो यहाँ से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए डायरेक्ट, तो क्लोरीन का आ जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 और 2 कितने होंगे, 8 में से 1 माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, +7। ठीक है, और यहाँ पे निकालेंगे क्लोरीन का, तो ये हो जाएगा X, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 2 का -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -4। ठीक है, ये ऑक्सीजन का -2 +1, ठीक है 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 to 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो +5। यहाँ पे जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5 आएगा। यहाँ से सल्फर का निकाल लेंगे, सल्फर का x ऑक्सीजन के लिए -2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है 4 हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन है +2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो आ जाएगा वो 4, यानी कि सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +4 आएगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, आप लोग को निकालना आता है, आप डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, सल्फर x ये हो जाएगा -4। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, फिर क्या हो जाएगा -4, 2 हाइड्रोजन है +2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आ जाएगी +2। तो अभी हमने आपको बताया कि जो एसिड नेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा उसका वो एसिड क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहाँ पे किसका ज्यादा है, +7। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BF3 is used as catalyst in several industrial process due to, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन हो जाएगा वीक लुईस एसिड कैरेक्टर। ठीक है, वीक एसिड होता है, वीक एसिड क्यों है यहाँ पे, ठीक है, तो वीक एसिड होने की वजह से ये जो है इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज। कॉन्जुगेट बेस किसका स्ट्रॉन्ग होता है, जो वीक एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है।
तो अब इसको हम देख लेते हैं। SNO3 जो है कॉन्जुगेट बेस है, किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। अगर हम देखिए यहाँ पे एक होता है कॉन्जुगेट एसिड, एक होता है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड हमें कैसे मिलेगा, जब हम उससे -H कर दें प्लस, ठीक है। और कॉन्जुगेट बेस कैसे मिलेगा, अगर हम उसमें +H प्लस कर दें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कॉन्जुगेट बेस निकालना है, एसिड निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे H प्लस करेंगे, कॉन्जुगेट बेस से निकालना है एसिड, इसलिए H प्लस करेंगे, तो इसका हमें एसिड मिल जाएगा। H प्लस करेंगे तो कौन सा एसिड मिलेगा, HNO3। SO4 टू माइनस क्या मिलेगा, H2SO4, ये इसका एसिड हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस नहीं रहेगा। Cl है, इसके लिए क्या करेंगे, HCl हो जाएगा। और ये किसका कॉन्जुगेट बेस है, किस एसिड का, एसिटिक एसिड का, CH3COOH का। अब इनको अरेंज कर लेंगे। इस सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग है H2SO4, उसके बाद से HCl, उसके बाद से HNO3, और सबसे वीक कौन सा है, CH3COOH। हमने क्या कहा, जो वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। ये सबसे वीक एसिड है, इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस यानी CH3COO माइनस क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का कॉन्सेप्ट हमने बताया हुआ है। सॉफ्ट बेस इसमें से कौन सा हो जाएगा, सॉफ्ट बेस होता है जिसका जो मेटल होता है, जो एटम जो होते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एटम कौन सा है, देख के आप बता सकते हैं। सबसे लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एटम कौन है, H माइनस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, H माइनस। बाकी ये सब क्या है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम है, ठीक है। और यहीं पे अगर हार्ड बेस होता तो हम क्या लेते, जिसकी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो, ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो क्या हो जाता है, NO3 माइनस हो जाता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, सल्फानिलिक एसिड इज। सल्फानिलिक एसिड होता है, ये सल्फानिलिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो कि हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है, ठीक है। ये होता है सल्फानिलिक एसिड का स्ट्रक्चर NH2, ठीक है। तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। एसिड की तरह बिहेव करता है जब ये हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता है, और बेस की तरह बिहेव करता है जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का क्या करता है, डोनेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है किसकी तरह बिहेव करेगा, आर्हीनियस एसिड की तरह या लुईस बेस की तरह। आर्हीनियस एसिड क्या होता है, आर्हीनियस एसिड होता है, आर्हीनियस जो आर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड होता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, और जो बेस होता है वो OH माइनस आयन रिलीज करता है। और लुईस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे जो सल्फानिलिक एसिड है ये हाइड्रोजन आयन रिलीज भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट भी कर रहा है। हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स कि क्या हो गया, आर्हीनियस एसिड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस भी हो जाएगा। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, आर्हीनियस एसिड भी होगा, ये लुईस बेस भी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, ठीक है। तो स्ट्रेंथ पूछा हुआ है कि किसका ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, देख लेते हैं सॉल्व करके। पहले ये सारे क्या करेंगे, इनको हम इनके फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे CH3 है, इसका हम देखेंगे क्या बनता है, CH3, ठीक है। NH2 का क्या बन जाएगा, NH3, और ये C2H4, और ये क्या हो जाएगा, H2O। अब इसमें से हम देखेंगे सबसे ज्यादा वीक बेस कौन सा है, ठीक है। सबसे वीक बेस जो होगा उसी के बेसिस पे हम इसको निकाल सकते हैं।
ये हमने इसका लिख लिया जो भी कॉन्जुगेट एसिड था, ठीक है। यहाँ पे ये सब क्या दिए, कॉन्जुगेट बेस दिए हुए हैं, तो हमने इसका कॉन्जुगेट एसिड सारा लिख लिया, ठीक है। अब इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जब अरेंज करेंगे तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा H2O, ठीक है। H2O इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। H2O के बाद से आता है ये C2H4 ये जो इथाइलिन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और इसके बाद से आता है आपका NH3, यहाँ बहुत ध्यान रखेंगे ऑर्डर, NH3, और उसके बाद से ये आता है एल्केन CH3 ये कौन सा स्ट्रेंथ हो गया, ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ज्यादा एसिडिक होता है उसका जो बेस होता है कॉन्जुगेट बेस वो क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो सबसे वीक होगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये सारे कॉन्जुगेट बेस ही तो दिए हुए हैं, सब में से हाइड्रोजन निकला हुआ है, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस हमें कैसे मिलता है, अगर हम एसिड में प्लस हाइड्रोजन ऐड कर दें तो हमें कॉन्जुगेट बेस मिल जाता है, कॉन्जुगेट बेस का एसिड मिल जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सारे एसिड्स लिख लिए सारे कॉन्जुगेट बेसिस के, और इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से जो एसिड सबसे स्ट्रांग होगा यानी कि उसका जो बेस होगा सबसे वीक होगा, तो देख लेते हैं कॉन्जुगेट बेस, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा CH3 CH माइनस, ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक होगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा NH2 माइनस, और फिर यहाँ पे C2 जो भी था CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और जो यहाँ पे OH माइनस था, जस्ट इसका क्या होगा अपोजिट हो जाएगा ऑर्डर, किसके लिए, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें कौन सा होगा। तो अभी हमने यहाँ पे बताया था जिसमें जब आप यहाँ पे क्या करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा उसका एसिडिक नेचर क्या होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो एसिडिक नेचर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, ठीक है। तो आप इन सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन ए में, ठीक है। आप निकाल के इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे आंसर बता देती हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए भी हमने बताया कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी सबसे ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। तो यहाँ पे NH3 है, H2O है, F है, तो F का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का और फिर नाइट्रोजन का। तो हमें बताना क्या है बेसिक स्ट्रेंथ, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। F किससे रिलेटेड है, HF से, यानी कि HF जो है वो बहुत एसिडिक होगा, तो उसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। इसी तरह से H2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे NH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, देखते हैं किससे मिलता जुलता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, अल्कोहल में बिहेव एज ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड एसिड, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ब्रॉन्स्टेड एसिड, क्योंकि जो अल्कोहल होता है ROH, ये एक तो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, इसके पास लोन पेयर होता है। अगर इसमें से जब ये हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा यानी कि प्रोटॉन जो है डोनेट कर देता है, तो ये हो जाता है RO माइनस, तो ये किसकी तरह काम करता है ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह। और एक होता है कि जब ये RO है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है
तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा। ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम तब करता जब ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता, पर यहाँ पे सिर्फ रिलीज कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अरेंज कर लेंगे, इसको आसानी से अरेंज कर लेंगे, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम उसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा। अब आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मैच द फॉलोइंग। ऑप्शंस नहीं दिए, इसको हम डायरेक्ट मैच करके देख लेंगे क्या होता है। HNO3, HNO2, H2S है, इसके साथ इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है कि करेक्टली इसको मैच करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो HNO3 है इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लेंगे। HNO3 में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस नाइट्रोजन का X मान लेते हैं। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है तो 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आएगी +5। और जो नाइट्रोजन होता है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होता है, +5। +5 से आगे ये जा ही नहीं सकता, जब ये +5 से आगे जाएगा नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ही नहीं, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ घट सकता है, +4 में जा सकता है, +3 में जा सकता है। अभी इसे हमने डिटेल में ऊपर बताया हुआ था, ठीक है। तो आप एक बार वहां से फिर से देख लेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, घटता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ नहीं सकता है, घट जरूर सकता है। तो बढ़ नहीं सकता तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो काम नहीं करेगा, ठीक है। इसकी घट सकता है, अगर घटेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो HNO3 किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब HNO3 की बात करें तो जो HNO2 का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस X, और ये 2 2 जा 4, -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी +3। अभी हमने बताया नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +5 होता है। तो यानी कि यहाँ पे +3 आया तो ये +5 में भी जा सकता है, और +2 में भी जा सकता है, +1 में भी जा सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर +5 में जाता है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और मिनिमम जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी कि ये दोनों की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो HNO2 के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे है H2S, ओके। तो जो H2S है, S का निकालेंगे तो S का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा +2, ठीक है। और S का मैक्सिमम जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, तो +2 से क्या आ जाएगा, +6 में आ सकता है, इसलिए किसकी तरह काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये इससे +1 नहीं होता है, लो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ से जो H2S है वो किसकी तरह काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उनको आपको मैच करना है। यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन, ये सारे जो है इस साइड इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स दिए हुए हैं, तो निकाल के देख लेते हैं। Na दिया हुआ है, Na का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1, ठीक है। और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 3, हमें 3 निकालना ही है, नाइट्रोजन पे कितना है, तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3। तो पहले का पता ही चल गया, Na3 का, ठीक है, कितना है -3। H2 का निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 2 = 0, और 2x करेंगे तो -2 आएगा,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी -1। यहाँ पे नाइट्रोजन किस स्टेट में, -1। NO के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, NO के लिए यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, +2, ठीक है। और फिर है N2O के लिए हो जाएगा 2x -2 = 0, और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आएगी, +1, ठीक है। तो यहाँ से मैच कर लेंगे, जो Na3 है उसके लिए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 3। N2H2 है जिसका -1 आया है, इसके लिए हो जाएगा, सॉरी -1 नहीं दिया हुआ है इसके लिए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। 2x + 2 ही है ना, हाँ उनके -1 होगा, ऐसे गलत से 2 लिख गया है। और NO का कितना निकल गया है, +2, यहाँ पे इसको +2 से मैच कर देंगे, और N2O का निकल गया है +1, इसको +1 से मैच कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, which of the following are often described as electrophilic reagent and क्वेश्चन नंबर 27 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि एसिड्स एंड बेसिस बाय लुईस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, जो एसिड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है, और जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं यानी कि जो बेस होते हैं लुईस बेस, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका एसिड एंड बेसिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयन इज एन एम्फोलाइट। एम्फोलाइट्स क्या होते हैं, ये जो एम्फोलाइट्स होते हैं ये एम्फोटेरिक की तरह ही होते हैं, जैसे कि एम्फोटेरिक होता है वो प्लस आयन भी देता है माइनस आयन भी देता है, ठीक है, ज्विटर आयन बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से एम्फोलाइट होता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के टर्म में, ठीक है। जो कॉन्जुगेट एसिड होता है, जब हम इसमें प्लस प्रोटॉन करेंगे तो वो हमें कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा, और जब हम माइनस प्रोटॉन करेंगे तो कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, ठीक है। अगर जो आयन ये दोनों प्लस प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है और प्रोटॉन रिलीज भी करता है, उसे हम क्या कहेंगे, एम्फोलाइट, ठीक है। तो हम एक एक चेक कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट आयन है, ठीक है। कार्बोनेट आयन में अगर हम प्रोटॉन ऐड करें तो ये क्या बनाएगा, HCO3- पर अगर इसमें से हम एक प्रोटॉन रिलीज करना चाहें तो वो रिलीज नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ये एम्फोलाइट नहीं होगा। इसी तरह से HPO4 2- है, ठीक है। इसमें अगर हम एक प्रोटॉन ऐड करें तो ये हो जाएगा H2PO4-, और अगर हम इसमें से एक प्रोटॉन रिलीज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, PO4-3-, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटॉन रिलीज भी कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एम्फोलाइट हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब जैसे NO3 है, NO3 भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है और क्या बनाएगा, HNO3, लेकिन प्रोटॉन रिलीज नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास प्रोटॉन नहीं है। इसी तरह से सल्फेट आयन है, अगर इसमें प्रोटॉन ऐड करेंगे तो ये बनाएगा HSO4, एक प्रोटॉन ऐड करेंगे तो HSO4-, पर प्रोटॉन रिलीज नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास भी प्रोटॉन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द केमिकल प्रोसेसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम हेमेटाइट ओर इन्वॉल्व्स। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस पहले होता है जिसमें आपका रोस्टिंग आता है, कैल्सिनेशन आता है, ठीक है, और फिर लास्ट में रिडक्शन प्रोसेस होता है जहां से हमें आयरन मिलता है जिससे हम लोग स्टील को रिकवर करते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन प्रोसेस किससे हो जाता है, किस प्रोसेस से, स्मेल्टिंग प्रोसेस से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, when KMnO4 act as an
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, और वो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज ही करेगा, बढ़ेगा नहीं, वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे जो Mn है वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है +7, ठीक है, +7 इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, इससे नीचे जरूर आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स MnO4, क्या कह रहा है, MnO4 2- बनाता है, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर मान लो कहीं पे MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, कहीं पे Mn2O3 में कन्वर्ट होता है, और लास्ट Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन ईच केस रेस्पेक्टिवली, तो जो ये Mn है, ये जिसमें भी कन्वर्ट हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम कैसे पता करेंगे, देखेंगे कि उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आया हुआ है। यहाँ पे +7 है, यहाँ पे जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा +6, आप निकाल के चेक कर लेंगे, इस Mn का हो जाएगा +4, और यहाँ पे Mn का हो जाएगा +3, और यहाँ पे Mn का कितना आएगा +2, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, +7 और +6 में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। +7 से +4 में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का, +7 से +3 में 4 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, +7 से +2 में 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, +7 से +2 माइनस करने कितना आएगा, 5 आएगा, तो कितना हुआ 1 3 4 5, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 3 4 5। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन N2S4O6। ओके, अगर इसको हम जनरल तरीके से निकालें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2, 1 सोडियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है, तो 2 सोडियम के लिए 2, फिर सल्फर कितने हैं 4, तो यहाँ 4x लिख देंगे, प्लस कितने ऑक्सीजन है 6, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, न्यूट्रल है तो 0, तो यहाँ से हम जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा x = 10/4 यानी कि 2.5, ठीक है। तो ये आता है, ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है, पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका गलत है, इस तरीके से नहीं निकलेगा। हम इसका स्ट्रक्चर बना के निकालेंगे, लाइक NaO, ठीक है, सल्फर, यहाँ पे 4 सल्फर दिए हुए हैं तो 4 सल्फर को जोड़ देंगे और फिर ये हो जाएगा Na, टोटल 6 ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन को यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ये होता है Na2S4O6 का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे ध्यान में ये रखेंगे कि जो 2 सिमिलर एटम्स जो आपस में जुड़े होते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 0। कोई भी सिमिलर एटम आपस में जुड़े होंगे, जैसे नाइट्रोजन है तो यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 0, इसलिए यहाँ पे भी कितना है 0। अब हमें सिर्फ यहाँ पे इन दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो निकाल लेते हैं। 2 सोडियम है, 1 सोडियम का 1, तो 2 सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के कितना हो जाएगा 2, ठीक, +2। सल्फर कितने निकालने हमें 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, बाकी इन दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0 है, 2 मल्टीप्लाइड में यहाँ पे 0 करेंगे, ठीक है, प्लस कितने ऑक्सीजन है टोटल 6, पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 2x, ये हो जाएगा 2 है और ये 6 2 12, ये तो 0 हो जाएगा टोटल, तो 6 2 12, 12 में से 2 माइनस कर देंगे कितना आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों सल्फर का कितना निकल के आया +5, तो यहाँ पे सिर्फ सल्फर पूछा है, ठीक है, तो यानी यहाँ पे सल्फर के दो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आए, एक 0 और एक +5, तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर देयर इज ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स है इन्हीं की बात कर रहा है और इसमें पूछा गया है कि कौन से 2 ऐसे पेयर है जिनमें मान लो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है, मान लो इनका ऑक्सीडेशन नंबर x है, इनका y है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि x और y का डिफरेंस सबसे ज्यादा इन चारों में से किस में है, ठीक है। तो आप सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे,
यहाँ पे फास्फोरस का, यहाँ पे फास्फोरस का देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन का और इस नाइट्रोजन का देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे सल्फर का निकाल कर देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है। तो ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बता देते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का ज्यादा आएगा, ठीक है। आप निकाल के इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे सल्फर का +4 आएगा, यहाँ पे सल्फर का +6 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे 2 जो है वो मैक्सिमम डिफरेंस है इन चारों में, बाकी सबका 2 से कम ही होगा। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।